आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया जीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं रऊफ क्लासरा। नाजरीन, हमारा मुल्क एक अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान इसका खास तौर पर निशाना बने हुए हैं। हफ्ते के रोज क्वेटा में पेश आने वाले वाक़े ने सबको हिलाकर रख दिया है, जिसमें 14 मासूम तालिबात समेत 25 अफराद शहीद हो गए। दूसरी तरफ दहशतगर्दों ने बमों से हमला करके कौम के अनमोल विरसे ज़ियारत में वाक़े कायद आज़म की रेजिडेंसी को भी तबाह कर दिया। ये एक हकीकत है कि बलूचिस्तान दाखिली मसाइल, अंदरूनी खिलफिशार और इंतशार का शिकार है, लेकिन इस अमर से भी इनकार मुमकिन नहीं है कि बलूचिस्तान आलमी साजिशों का भी शिकार है। फिरका वारियत का जिन वहां बेकाबू है, लापता अफराद के लवाहिक इंतजार में है कि कब उनके प्यारे उनसे आकर मिलेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और फिरका वारियत का खात्मा आखिर किन इकदाम से मुमकिन होगा? आखिर इस उलझी हुई गुत्थी को किन इकदाम से सुलझाया जा सकता है? आज हम इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि एमक्यूएम सियासत के सफर में उनकी हमसफर बनकर साथ साथ चले, लेकिन मुत्तहदा की तरफ से अभी कोई वाज़ेह इशारा नहीं मिला। क्या मुत्तहदा अपनी सियासत को सिंध तक महदूद रखेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अपोजिशन में जाएगी, या विफाक में नवाज लीग के साथ हुकूमत करेगी? इस पर बात करेंगे और जिक्र करेंगे कि जब असम्बलियों तक पहुंचने के लिए सियासतदान वोट मांगने के लिए आते हैं तो अच्छाई और नेकी का पैकर बन जाते हैं, लेकिन कुर्सी मिलते ही तू कौन मैं कौन का रवैया अपना लेते हैं। मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली निगत नासिर शेख ने बस होस्टेस की सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी कि उसने पानी पिलाने में थोड़ी सी देर कर दी। क्या अवामी नुमाइंदों को इस तरह का रवैया ज़ेब देता है? क्या उनकी अखलाकी तरबियत की जरूरत नहीं? आज हम इस पर भी बात करेंगे। इन तमाम खबरों पर बात करने से पहले अहम खबरें आज लेंगे क्लासर साहब और कायद साहब से। आज के दिन की जी कायद साहब। शाजिया, एक तो आज पंजाब में बजट पेश किया जा रहा है। 860 अरब रुपए का बजट होगा। इसमें हम खास तौर पे देखेंगे विद स्पेशल रेफरेंस टू हेल्थ और एजुकेशन के लिए जो एलोकेशंस आ रही हैं, और फिर कुछ पिछली परफॉर्मेंस पे भी बात करेंगे। बात हो रही है कुछ ऑस्टेरिटी की रिडक्शन होगी, गैर तरक्याती अखराजात में क्या मामला है, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ ही एक और ख़बर जो मैंने आज चुनी है वो बड़ी अहम है इस हवाले से कि पाकिस्तान भी एक ऐसे खत्ते में है जो मौसमों की तब्दीली की जद में है। अभी एक रिसेंटली हीट वेव ख़त्म हुई है, उसके बाद ये बारिशें आई, इससे भी जो है पहले हीट वेव ने जीना दूभर कर रखा था। अब ये हमें माहिरीन बता रहे हैं कि ये मज़ीद हीट वेव्स यहाँ आती रहेंगी और यहाँ एक्सट्रीम वेदर्स आएंगे। इंसानी ज़िंदगी पे उसका क्या असर होगा, हमारी मैशत पे उसका क्या असर होगा, और हम कितने तैयार हैं इस बदली हुई जो मौसमियाती दुनिया है, इससे हम कैसे नबुर्द आज़मा होंगे। और फिर अगर वक्त मिला तो ज़रूर बात करेंगे ये जो हसन जीते हैं यहाँ पे रूहानी, यहाँ पे जो ईरान में, क्योंकि वो एक एंटी खुमनाई कैंडिडेट थे, उन्हें मैसिवली अवाम ने वोट डाला है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल अगर वक्त मिला। और फिर तुर्की की भी अगर बात हो सके, क्योंकि मैं आज पढ़ रहा था कि वो जो तुर्की में सारी लड़ाई है वो अर्दगान के दामाद के ठेके की वजह से है, क्योंकि अच्छा। वो जो रैजी पार्क है, उस रैजी पार्क में जो ठेका है उनके पास है। तो ये अलबत्ता पहली जो दो खबरें इनमें तो खास तौर पे हम बात करें। ठीक है, क्लासर साहब के पास चलते हैं। जी क्लासर साहब, शहर इक़्तिदार से आज क्या शेयर करने वाले हैं आप हमारे साथ? शाहजहाँ, दो स्टोरीज हैं आज। एक तो आपको याद होगा अरकान असम्बली ने बड़ा शदीद यहाँ पे सारी सरकारी मुलाजमीन ने बड़ा शदीद एहतजाज किया था कि हमारी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा, और बहुत सारे एहतजाज के बाद उनका 10% उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। आज हम आपके साथ स्टोरी शेयर करेंगे कि इस इजाफे का असल फ़ायदा किसको हुआ है, और वही अरकान असम्बली हैं उन्हीं को ही फ़ायदा हुआ है। उनकी तनख्वाह कितनी बड़ी है, उनके अलाउंसेस कितने बड़े हैं, और आज हम आपके साथ एक पूरी डिटेल शेयर करेंगे। आपको याद होगा इंटरनेट पर कुछ अर्सा पहले एक इन MNAs के बारे में एक लिस्ट जारी हुई थी कि शायद इनकी करोड़ों अरबों में या इनके लाखों में तनख्वाहें पता नहीं कितनी हैं। आज हमको आपको स्टोरी देंगे कि एक MNA जो है उसकी तनख्वाह भी कितनी बड़ी है कि नए बजट में, उनके अलाउंसेस कितने बड़े हैं, और उनको हर महीने उनको मिलता क्या है, पर्क्स प्रिविलेज क्या मिलते हैं। तो ये डिटेल आज आपके साथ हम शेयर करेंगे। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट खबर है वो हमारे रिपोर्टर्स हैं, दुनिया अखबार के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं आफ्ताब मेकन, उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि 30 अरब रुपया शुगर मिल्स को देने का मंसूबा बनाया गया है ये सब्सिडी के नाम पे नए बजट में। और ये जहन में रखिएगा कि तमाम रूलिंग लीड जो है वो मालकान है इन ये शुगर मिल्स को। अगले साल में माली साल में 30 बिलियन रुपीज़ इन शुगर मिल्स को क्यों और कैसे दिया जाएगा, ये हम डिटेल शेयर करेंगे। प्लस एक और ख़बर आ रही है कि 10 रुपये फ़ी केजी आपकी चीनी की कीमत में इजाफे का इम्कान है, उसकी डिटेल भी बताएंगे। आपकी चीनी की कीमत जो है
और 10 रुपए क्यों बढ़ने वाली है। ये दो बड़ी खबरें जो आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, आगे प्रोग्राम में चल के इन खबरों पर जरूर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज हमें बात करनी है हफ्ते के रोज कोयटा में जो अफसोसनाक वाकया पेश आया, किस तरह से वहां तालिबात की बस को निशाना बनाया गया और 14 मासूम तालिबात समेत 25 अफराद वहां पर शहीद हो गए। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी फरीदुल्लाह हैं, उनसे बात करते हैं। फरीदुल्लाह, लश्कर जंगी ने तो इन तमाम वाकयात की जिम्मेदारी कबूल कर ली, इस वक्त हालात क्या है? सोग मनाया जा रहा है वहां पर, तालिबात को सुपुर्द खाक कर दिया गया है, माहौल क्या बता रहा है वहां पर कोयटा में? फरीदुल्लाह, आवाज आ रही है आपको? कोशिश करेंगे फरीदुल्लाह से हम बात करें। क्लासा साहब, इंतखाबात के बाद जब बलूचिस्तान के मामलात वहां की मकामी क़यादत के सुपुर्द किए गए तो कुछ उम्मीद पैदा हुई कि वहां के मामलात मसाइल कुछ हल हो जाएंगे, लेकिन हफ्ते के रोज जिस तरह वाकयात पेश आए, कायदे-आज़म की रेजिडेंसी को निशाना बनाया गया, तालिबात की बस को निशाना बनाया गया, तो लगता यह है कि जितने सादा नजर आते हैं बलूचिस्तान के मसाइल, उतने आसान नहीं है इन्हें हल करना। शाहजहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये मसाइल जो हैं ये कोई कह सकते हैं एक दो दिनों की पैदावार तो हरगिज़ नहीं है। जो आपको बलूचिस्तान में प्रॉब्लम पेश आ रहे हैं और आते रहेंगे, वो ये कि आपके पास काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी नहीं है पाकिस्तान के पास। हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि पिछले 10-11 बरसों में कोई स्ट्रेटजी नहीं। आप महज बयानात से यहाँ पे सेनेट और कौमी असम्बली की मुजम्मती करारदादों से आप इस मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ठीक है मुज़ाकरात करें, आप बातचीत करें, चाहे दहशतगर्दों से करें, चाहे दूसरे एलिमेंट से उनसे करें, लेकिन साथ में आप उसके एडमिनिस्ट्रेटिव आप उसकी मैय्यज़ लें। आपके पास एक काउंटर निज़ाम होना चाहिए। आपकी पुलिस है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आपके पास फोर्सेज हैं, उनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। और जिस तरह की ये हालात हमारे सामने आ रहे हैं, मुझे तो यहाँ तक मेरे सोर्स ने बताया कि कायदे-आज़म रेजिडेंसी पे इन्होंने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हुए हैं। वो आपके प्रॉपर आपके यूनिफॉर्म गार्ड्स भी नहीं है, आपका ना फौज में से हैं ना पुलिस में से हैं। आपने एक एजेंसी को हायर कर लिया कि 24 घंटे बाद आप एक अपना नया बंदा यहाँ पे भेज देंगे। सो आप कह सकते हैं सीरियसनेस का एलिमेंट आपको कहीं पे नजर नहीं आ रहा। आज मैं उनका बयान पढ़ रहा था, आज चौधरी निसार अली खान साहब को। आप कहते हैं कि हम दहशतगर्दों को उनकी ज़बान में हम जवाब देंगे। ये वो ज़बान है जिसकी पिछले 10-11 सालों से हमें भी तलाश है कि कब जवाब देंगे, कैसे जवाब देंगे। स्ट्रेटजी इनके पास नहीं है। जो सिविलियन की सबसे बड़ी आप इनफेक्टिवनेस हमें नज़र आ रही है कि लिप सर्विस हो रही है, टोटल यहाँ पे लिप सर्विस है। बयानात देंगे, लोग भी बड़े खुश हो जाते हैं कि सेनेट में डिबेट होगी है, इस पे आपने करारदाद पास कर दी है। हाँ। इनके पास एग्जीक्यूशन लेवल पे कोई भी नहीं है, ट्रेनिंग लेवल पे कुछ नहीं है, इनके पास प्लान्स कुछ नहीं है, और अल्लाह की मर्जी पे सारी चीजें हमने छोड़ी हुई है। मैं इसमें थोड़ा सा, while not disagreeing with any point that Mr. Klaser has made, मैं इस पे थोड़ी सी बात ऐड करना चाहता हूँ। एक बड़ा था जी, मिल गया अब्दुल मालिक साहब को, बड़ा अच्छा हुआ। अच्छे लोगों को इक़्तिदार मिलना चाहिए। बात यह है कि आपको एक मरीज के लिए अच्छा डॉक्टर तो चाहिए, होना तो चाहिए, मगर आप प्याज काटने वाली छुरी से तो नहीं कर सकते ना ऑपरेशन। एक गला सड़ा निज़ाम है बलूचिस्तान में 60 बरसों से। ये वही ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, ये वही तरीकाकार है जो अंग्रेज और गोरे छोड़ के गए थे। उसके बाद सिर्फ एक मकामी लूट मार है, एक आलमी लूट मार है, उनकी सबकी नजर है इस पे। तो बात यह है कि ये हम कल की बात है, क्या फर्क हमें नजर आया? नवाब असलम रईसानी साहब जो इस्लामाबाद में सोए रहते थे, या जनाब दुबई में रहते थे, और या फिर किसी खास कैफियत में रहते थे, और या इनके इफेक्टिव और अच्छे होने से। सवाल यह है कि हम कभी भी सच्चाई को फेस करने को तैयार नहीं। हमारा जो रियासती स्ट्रक्चर है ये बड़ा बोसीदा हो चुका है, ये टैकल नहीं कर पा रहा चीजों को, और हम इसमें कोई तब्दीली, अब पार्लिमान आई है, कानून बना सकती है, भाई नई क़यादत आई है, मुझे बिठा के किसी और को उनको ले आए। अब नीचे वेस्टेड इंटरेस्ट वही है, नीचे वो उसी तरीके से। और मैं जो बार बार एक बात कहता हूं, बलूचिस्तान हो या कोई भी हो, कॉमन मैन की एम्पावरमेंट तो आप करते नहीं है। एनएफसी से जितने पैसे, दहशतगर्दी को खत्म कर दें वहां पे, कैसे? ओहो, ये तो बाना बन गया। अब तो मुझे बाना लगता है कि दहशतगर्दी की आड़ में जितने पैसे आए हैं। पिछली असेंबली के जो स्पीकर है भूटानी, वो कहते हैं जो साइकिलों पे आए थे ना असेंबली में, वो 3-3 गाड़ियों में घर गए। तो आप बेसिकली इस टेररिज्म की आड़ में आप अपनी दिहाड़ियां लगाते। तो ये हमें, जब तक हम इन आंखों में आंखें डाल के पहले तो सच बोलने की हिम्मत हो, जुर्रत हो, तो फिर तो आप चौधरी निसार साहब की जबान की बात कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आकर बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद साने है। कोयटा पर कौमी असम्बली और सेनेट पे मजम्मती करारदातें मंजूर कर ली गई हैं। क्या सिर्फ मजम्मती करारदातें मंजूर करने से इन मसाइल का हल नजर आता है? हमारे नुमाइंदे इस वक्त फरीदुल्लाह हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि इस वक्त वहाँ पर हालात क्या है।
फरीदुल्ला, ऐसा कहा जा रहा है कि हफ्ते के रोज वाकया पेश आया, इसके बाद बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे में तैनात जो सीनियर इंटेलिजेंस एहलकार थे उन्हें तब्दील करने का फैसला किया है, क्या ऐसा ही है? जी, ऐसे कि हुकूमत ने जब कल चौधरी निसार यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे अहम स्टेप्स लिए हैं, हम जाएंगे इस्लामाबाद में बात करेंगे, इस पर बाकायदा वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ उसकी अप्रूवल लेने के बाद अमल दरामद किया जाएगा, उसको भी वाजे किया जाएगा। मैं भी क्योंकि कल इसमें चीफ सेक्रेटरी थे, IG पुलिस बलूचिस्तान तमाम इस मीटिंग में शरीक थे, तो इन्होंने ऐसे कोई स्टेप्स लिए हैं जिसके बाद ऐसे कोई इक़दाम उठाने जा रहे हैं। उसने कहा कि हम जा रहे हैं वहाँ इस बड़ी बलूचिस्तान के हवाले से पॉलिसी लेके आ रहे हैं, जिसपे हम 20 तारीख को वहाँ मीटिंग हो रही है, बजट सेशन के जो हो रहा है इसके बाद जो है 20 तारीख को हमारी मीटिंग हुई, उसमें फैसला किया जाएगा। उसके बाद मैं आऊँगा कोयटा में, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं और जो दूसरे हैं, उन तमाम से मिल बैठ के हम बात करेंगे और एक ठोस जो हिकमत अमली आपको वाजे करेंगे। कोयटा की हम बात करें, आप देखें जो हफ्ते के दिन जो अफसोसनाक वाकयात रुनुमा है, वुमेन यूनिवर्सिटी में खुदकश धमाका हुआ है, BMC हॉस्पिटल में 3 खुदकश धमाके हुए। अगर इसको हम लिंक करें, आप देखें आपको जनवरी का वाकया याद होगा कि मिजान चौक, बादशाह खान चौक जो वहाँ पे दिन को पहला धमाका हुआ और रात को वहाँ पे आलमदार रोड पे 2 धमाके हुए, बिल्कुल ऐसे एक सेम तसलसल यहाँ नजर हमें आया है। अब आपके तो ये हुआ है कि जो बच्चियां ये वुमेन यूनिवर्सिटी की हफ्ते के शहीद हुई, उनमें से एक है सोनम मक्सी, उनके वालिद नेरुल्ला मक्सी, वो कल अपनी बेटी की लाश लेने डेरा जलमक्सी से कोयटा आ रहे थे कि 10 के इलाके से उन्हें उनके गनमैन और ड्राइवर से मैं अगवा कर लिया। ये तो सूरत हाल है। इस हालात में आप किस तरह समझती हैं कि बलूचिस्तान का कोई भी शख्स अपने आप जी क्लासर साहब, फरीदुल्ला एक सवाल में मैं फरीदुल्ला से करना चाह रहा हूँ कि हमने एक पैटर्न देखा है पिछले कुछ अरसे से, मेरा ख्याल है ये और मुसलसल कंटिन्यू है कि जो आपके बलूचिस्तान का आपका आके लगता है IG लगता है वो मोस्टली पंजाब से जाते हैं। ये पिछले कुछ अरसे से हम ट्रेंड देख रहे हैं। आपको लगता है कि इस पंजाब से कुछ पुलिस ऑफिसर भेजा जाए और मोस्टली पंजाब से पुलिस ऑफिसर भेजे जाते हैं, हाँ, तो ये लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर सकते हैं? इनको लोकल जो वहाँ का इनके सिपाही हैं या दूसरे अफसरान हैं वो तामर करते हैं, या आपको लगता है ये स्ट्रेटजी ठीक है, या आपको मकामी वहाँ पे पख्तून और बलोच जो लोग हैं उनको टॉप पे लेकर आना चाहिए ताकि वो मैनेज करें, मकामी तौर पर वो लोग उनसे ज़्यादा बेहतर तामर ले सकते हैं, ना कि जो पंजाब से जाएगा? ये वहाँ पर क्या फीलिंग है बलूचिस्तान में इस हवाले से जब यहाँ से लोग जाते हैं उनको मैनेज करने के लिए? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा बिल्कुल हमेशा ये हुआ है बलूचिस्तान में IG लेवल के जो भी पुलिस अफसरान आते हैं वो ज्यादातर पंजाब से ही आते हैं, माजी में भी अब भी जो मुश्ताक चेहरा वहीं से आए हुए हैं। लेकिन आप देखें कि जो पिछली हुकूमत थी नवाब असलम मक्सी की, उस दौर में खैबर पख्तूनख्वा से एक आए थे IG साहब, उनको बुलाया था, एक बड़े स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन उन्हें एक दिन भी यहाँ टिकने नहीं दिया गया, उन्हें वापस भेज दिया गया। और जो पुलिस ऑफिसर थे उनका कहना था अगर वो यहाँ ठहर जाते तो बड़े ही कम अर्से में जो बलूचिस्तान के हालात है, खासकर कोयटा के हालात जो है उन पर काबू पा लिया जाता। अब लोग तो फाकी हुकूमत की पॉलिसी IG लेवल के जितने भी बंदे हैं वो अपने मकामी नहीं लिए जाते, बाहर से भेजे जाते हैं। हमारे आप देखेंगे असलम तरीन साहब लाहौर में जो है वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं और बहुत सारे बलूचिस्तान के ऐसे एहलकार जो सूबे के दूसरे खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब इसके लिए तो वाज़ेह हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है। लेकिन फरीदुल्ला ये बताइए कि वहाँ पे कोई सीनियर लेवल के पुलिस ऑफिसर नहीं है जिनको वहाँ पे IG लगाया जा सके, जो वहीं के रहने वालों बलोच या पख्तून हूँ, तो वहाँ पे कोई ऐसे नहीं है या हज़ारा बिरादरी में से या दूसरे जो लोग वहाँ पे रहते, कोई सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपके वहाँ पे IG लेवल के ऑफिसर मौजूद नहीं है बलूचिस्तान में? जी ऐसे तो अफसरान तो बहुत है, लेकिन अंदरूनी सूबा खिदमत सरंजाम में जो अंदरूनी मुल्की लेवल पे मुख्तलिफ जो सूबे हैं उनमें वो खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। अब ये सूबाई और वफाकी हुकूमत की एक पॉलिसी या हिकमत अमली जिसके तहत वो ऐसा काम लेते हैं, अगर वो चाहें तो इसमें कोई शक नहीं कि बलूचिस्तान में टैलेंटेड लोग नहीं है या ऐसे अफसरान नहीं है जो हालात का पे काबू नहीं पा सकते। बस बात जरूरत ये है कि उन्हें मौका मिलना चाहिए और उन्हें उनकी जो पुश्त है उन्हें मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि एक कबायली सेटअप है। अगर एक बंदा सख्त स्टेप उठाता है तो उसके पीछे बहुत सारे मोरकात हो जाते हैं, उसको रोकने के लिए फिर उन्हें पुष्पनाई की भी जरूरत पड़ती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फरीदुल्ला आपका। जी का देखिए, एक तो बात ठीक है किसी हद तक, ये जिस तरह क्लास साहब भी कह रहे हैं कोई एडमिनिस्ट्रेटिवली आप स्टेप्स लें और वो स्टेप्स सब लोग ले भी रहे हैं, लेकिन बात यह है कि असल में जब तक आप बुनियादी जिसे इटियोलॉजी कहते हैं ना, जो बीमारी की वजह और मर्ज की वजह है, बात यह है कि जो जो बलूचिस्तान के जो वसाइल हैं, पहले हम देखते रहे कि इस्लामाबाद उससे कैसे डील कर रहा था। अब उसकी दो उसकी बदनसीबियां हैं बहुत बड़ी। एक तो यह कि इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी है कि इसके करीब से ही 40% दुनिया की ट्रेड गुजरती है, लिहाजा चाइना की भी इस पे नजर है, इंडिया की भी नजर है, इंडिया भी चले कह रहे हैं अब रीजनल सुपर पावर समझता अपने आप को, और इस तरह अमेरिका भी है और ये लोग भी हैं। फिर सऊदी अरब और ईरान जो है वहाँ उनके जो इंटरेस्ट हैं, वहाँ पे ईरान की जो है ये अब कहा जा रहा है। अब बात यह है कि देखो, हम ये नहीं कहते बैरूनी हाथ को, आप जब अपनी आबादियों को एम्पावर कर देते हैं
तो फिर आप जो है उस रियासत को या जो जो रेट है उसको कायम करते हैं, तो फिर आप रोकते हैं ये जो पैसे आ रहे हैं। लेकिन वो आप कैसे करते हैं? आप अपनी मैशत को उस्तवार करते हैं आम आदमी के हक में, तो वहां तो जिंदगी वहीं खड़ी है। अब 48% है पाकिस्तान की जो यानी टेरिटरी है, 48% है, वो आधा मुल्क है वो हमारा। और उस हवाले से ये चले गए, आप पहले जो है वो रहमान मलिक साहब जाके हदायत जारी करते थे। अब जाहिर है नए जो आए हैं वजीर दाखिला वो जाएंगे, मगर जब तक आप अंडरलाइन काजेज को रिमूव नहीं करते, आप विंडो ड्रेसिंग से ठीक नहीं कर सकते। साहब ये बात तो बिल्कुल हकीकत, इसको मानते भी हैं कि बैरूनी हाथ भी इसमें मुलविस है, लेकिन जब तक हमारी तमाम सियासी जमातें स्टेक होल्डर इसमें संजीदा नजर नहीं आएंगे तो इसका हल मुमकिन नजर नहीं आता। शाहजिया, मेरा ख्याल है कि ये बात बड़ी पुरानी हो चुकी है कि सियासी जमातें ऑन बोर्ड होनी चाहिए, बैठ के बात होनी चाहिए। ये चीज़ें होती, पिछली हुकूमत जो बनी थी रसानी साहब की, वो भी हमने देखे, सारी सियासी जमातें उसमें थी। उसमें 63 मेरा ख्याल है उनके एमपी से, उनमें 62 पावर में बैठे हुए थे, वजीर थे या मुशीर थे, वटेवर थे। हमने वो तजर्बा करके भी देखा है। जैसे अभी काजी साहब कह रहे थे साइकिलों पे आए थे, वो 3-3 गाड़ियों पे गए हैं। इन्होंने एक पैसे वहां से लिए हैं, जो आपके एमपीज बैठे हुए थे जो पार्लियामेंट में वहां पे बलोचिस्तान में, वहां से पैसे लिए। उसके बाद 25-25 करोड़ रुपया उनको यहाँ से गिलानी साहब ने दिया था कि आप ये भी ले जाएं, अपने हलकों में ले जाएं। और अगर डेवलपमेंट के आपने उनको वहां पे करप्शन करके भी देखी है, आपने ब्राइब करके भी देखा है, आपने मुज़ाकरात करके भी देखे हैं। जो असल चीज़ थी मैं समझ, तो अभी भी जो हम ये नहीं कर रहे, नवाज शरीफ साहब का ये बेहतर स्टेप था कि उन्होंने आके अब्दुल मालिक को लाए हैं। और इससे एक जो फायदा हुआ है, एक तो बलोच नेशनलिस्ट जो है आप उनसे बात कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली मैं कहूँगा कि अख्तर मैंगल ग्रुप इस चीज़ से बड़ा खुश है। आपको अख्तर मैंगल साहब को या ताउला मैंगल साहब को ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा पैम्पर करने की ज़रूरत है। आप उन्हीं के ज़रिए वो बलोच यूथ जो है जो वहाँ पर डिसग्रंटल है, अब वो हो सकते हैं इस्लामाबाद के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार ना हो, वो नवाज शरीफ साहब से तैयार ना हो, वो फौज के साथ ना बात करने को तैयार हो, लेकिन वो अख्तर मैंगल के साथ या अताउल्ला मैंगल के साथ एटलीस्ट बात कर सकते हैं। आप जितनी एफर्ट्स वहां पे कर रहे हैं, आपको थोड़ी सी आपको मैंगल ग्रुप की तरफ करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपका चारा नहीं है। बलोच वहां पे उनकी बात सुनेगा है, एक चीज। और दूसरी बात मैं यहाँ पे अभी कह रहा था, उनसे फरीदुल्लाह से पूछ रहा था, इस पे बड़ी आपको सीरियस एक थाट की जरूरत है कि बलोचिस्तान में आप जितने पुलिस ऑफिसर भेज रहे हैं पिछले 10-12 साल से, वो पंजाब से भेजे जा रहे हैं। और इसमें पंजाब के पुलिस ऑफिसरों का कसूर भी नहीं है। एक नया सूबा है, हॉस्टाइल एनवायरमेंट है, वो तो वहां पे आप कह सकते हैं बलोच जो है वो पंजाबी नान बलोच को पहले वहां पे मार रहे हैं। उनको पहले दिन से हॉस्टिलिटी का एक एलिमेंट मिलता है, उनको सपोर्ट नहीं मिलती, उनको एक एलियंस के तौर पर ट्रीट किया जाता है। चौधरी निसार अली खान साहब को चाहिए जब वो कल वहां पे गए कि वो मकामी तौर पर जो पख्तून है वहां का, जो वहां का एक पंजाबी भी इवन जो वहीं का रहने वाला है, बलोच है, ये बड़े बड़े ओहदे उनको देने चाहिए ताकि वो लोग लोकल लेवल पे बेहतर मैनेज कर सकते हैं। पंजाब से अफसरान जो है ये नहीं कर सकेंगे। ये मेरा मुश्किलात रहेंगे। देखिए जिस तरह क्लास साहब ये अहलियत का मसला है, ये एक पूरी, मैं समझता हूँ, मेरी तो राय अब ये है कि इस पूरी क्लास की जो इसको डिलीवर करने की जो कैपेसिटी है ना, वो जो तारीख ने उसको क्वेश्चन कर दिया, नहीं कर पा रहे। पहले एक का ही अरेंजमेंट हुआ, वो भी देख लिया। अब ये आ गए, ये आते ही ये इतना बुरा अटैक है। यहाँ से कुछ देर पहले ही जो सीएम साहब हैं वो गए थे वापस इयादत करके, जहाँ पे वो डीसीओ जो है उन्हें शहीद किया गया। तो ये जो मेरे ख्याल में इनकी अहलियत का मसला है। और ये जब तक आप इन आबादियों को अपने साथ शामिल नहीं करते, आप नहीं यहाँ पे कोई डिलीवर कर सकेंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से आपको थोड़ा बहुत 19-20 का अगर फर्क डालने की कोशिश भी करते हैं, मगर हमें जमीन पे यही लगता है कि ऑन गोइंग है और बेबसी है, और बेबसी है। लेकिन कुछ नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये अभी किसके हाथों मुमकिन होगा, कौन वो लोग होंगे, ये बड़ा मुश्किल है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो कोशिश है कि एमक्यूएम सियासत के सफर में उनके साथ चले, और इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ्द 90 भी गया एमक्यूएम की क़यादत से मुलाकात करने के लिए। लेकिन उनका मूड क्या है ये बताने के लिए हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद है कराची से हमारे नुमाइंदा किरण खान। किरण, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो चाहती है कि एमक्यूएम उनके साथ मिले, कल मुलाकात के बाद एमक्यूएम का क्या मूड नजर आया? जी शाजिया, कल जो मुलाकात हुई है एमक्यूएम की तरफ से इतना ज्यादा पॉजिटिव जो है वो बिहेवियर तो नहीं शो किया गया, लेकिन एक वाइब सी आ रही है कि एमक्यूएम शायद इसको ज्यादा कंसीडर कर रही है इस दफा की सिंध में हुकूमत के साथ जाके वो बैठे।
ताहम आज एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने एक हंगामी इजलास तलब किया हुआ है 3 बजे के करीब, और उन्होंने ये कहा है कि वो कारकुनान से पूछेंगे कि अब उन्हें क्या स्टेप लेना चाहिए, कि उन्हें जाना चाहिए हुकूमत के अंदर या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पिछले 5 साल जो भी तमाम चीजें कराची में हुई, इसके अलावा सिंध में जो हुई, और एमक्यूएम के साथ जो एमक्यूएम की डिमांड्स थी वो कितनी पूरी की गई, इन तमाम तर सवालों के जवाब जो है आज अल्ताफ हुसैन अपने कारकुनान से पूछेंगे, जो इनके मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे पूछेंगे इजलास में। ताहम एक जो सूरत हाल सामने आ रही है वो यही है कि कुछ मुतालबे जो एमक्यूएम ने रखे पीपल्स पार्टी के सामने, अगर पीपल्स पार्टी उन्हें पूरा करती है तो चांसेस हैं कि एमक्यूएम जो है उन मुतालिबात में अहम मुतालिबात कौन से? किरण, एक तो ये बताइए मुतालबात कौन से, और दूसरा ये बताइए कि अगर वो प्रोविंस में जाते हैं तो फिर सेंटर में भी जाएंगे, सेंटर में क्या रोल ये होगा? क्या ये मखमसा तो नहीं है कि चूज करे सेंटर को या दोनों को कैसे यक वक्त रख सकें, कुछ ऐसी बात है? जहाँ तक मुझे इत्तलात है, एक अंदाजा अगर आप कहें समी साहब, तो ये है कि सेंटर की अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग नून के साथ अगर हम एमक्यूएम की बात करते हैं तो मुस्लिम लीग नून के साथ इतनी ज्यादा कंफर्टेबल कभी भी एमक्यूएम नहीं रही जितनी पीपल्स पार्टी के साथ अगर हम देखें रही है। अब एमक्यूएम के साथ मसला ये था कि इस दफा विफाक में मुस्लिम लीग नून और सिंध में पीपल्स पार्टी थी, चॉइस इसके पास अभी जो है दोनों जमातों में से अगर देखें तो पीपल्स पार्टी जो है वो ज्यादा बेहतर है, जिसके साथ एमक्यूएम कंफर्टेबल रही है। लेकिन क्योंकि पिछले 5 साल में जो एमक्यूएम की डिमांड्स रही हैं वो पूरी नहीं की गई पीपल्स पार्टी के साथ, इसलिए इस दफा एमक्यूएम खास डिमांड है, जो खास डिमांड आपको पता हो कोई वो एम्फसाइज कर रहे हैं? देखिए, ये तो हम सबके सामने है कि बल्दियाती निज़ाम के हवाले से एमक्यूएम ने हमेशा अपना जो है एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। इस दफा भी एमक्यूएम ने बल्दियात की वजारत जो है पीपल्स पार्टी से डिमांड की है। इसके अलावा जो कराची में अमन अमान की सूरत हाल हम देखें तो उस पर भी एमक्यूएम ने जो है पीपल्स पार्टी से कुछ चीजें डिमांड की हैं। अगर पीपल्स पार्टी उन तमाम चीजों पर जो है एमक्यूएम के मुताबिक पूरे करती है तो ऐसी किरण, इस मूड से तो लगता है कि इस बार एमक्यूएम सोच समझ कर ही फैसला करेगी। बहुत शुक्रिया। नहीं, हमेशा ही सोच समझ के उन्होंने फैसला किया है, लेकिन बात यह है कि जैसे हमने देखा है मसलन जमात इस्लामी की जो पोजीशन है वो केपीके में तो वो उस गवर्नमेंट में शामिल है। यहाँ पंजाब में उन्होंने मियाँ साहब को वोट दिया, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, किस तरह सेंटर में वो उधर वोट दे रहे हैं, तो ये एक मफामत जो है वो री इंटरप्रेट हो रही है हर जगह पे। मगर इनके लिए जरा मुश्किल होगा, ये वो सही कहती हैं कि ज्यादा कंफर्टेबल अलाई है उनका, हर चंद के वहाँ भी लव हेट रिलेशनशिप उनका बराबर है। बारे में एक तासुर रहता है कि वो हुकूमत में रहना चाहते हैं, भले हुकूमत में तो हमेशा एमक्यूएम रही है, ये तो बात दुरुस्त है, वन वे आर दी अदर जो है वो हुकूमत में रही है। क्लास साहब से पूछते हैं। क्लास साहब, इस पर आपका क्या टेक है? एक बात कह रही थी किरण ने, बड़ी अच्छी बातें की और बड़ी उनकी सुलझी हुई गुफ्तगू थी। एक बात हमें समझने की ज़रूरत है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में अपोजिशन करने को तैयार नहीं है, और ये इस मुल्क की बदकिस्मती है। मैं कहूँगा इमरान खान साहब पहली दफ़ा आ रहे हैं, जो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद यहाँ पे वो बेहतर अपोजिशन कर सकें। अदरवाइज़ जो मैंने देखा है यहाँ पे MPs का, MNAs का, वजीरों का, अब इतना इनके मुँह को वो लग चुका है, चस्का लग चुका है इक़्तिदार के। कोई अपनी जेब से पेट्रोल डलवाने को गाड़ी में तैयार नहीं है, कोई अपनी जेब से टिकट लेने को तैयार नहीं है। उसके साथ जो पक्स प्रिविलेजेस इसके साथ लगे हुए, ये सिर्फ एमक्यूएम की नहीं बात कर रहे, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। एमक्यूएम को मिलनी चाहिए कराची की हद तक, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो आके एमक्यूएम को वोट डालते हैं, उनके बंदे होने चाहिए। लेकिन एक बात एमक्यूएम को भी देखनी चाहिए कि क्या अगर आप 10 साल पावर में रहे तो 5 साल अच्छी अपोजिशन नहीं कर सकते? एक डेमोक्रेसी को, कराची शहर को एक अच्छी अपोजिशन की भी जरूरत है, जो आके पीपल्स पार्टी की नाअहलियां हैं, करप्शन है, इनकी मिसमैनेजमेंट है, और कराची को ना मैनेज करने के जो सिचुएशन है, आके उनको टफ टाइम दें। अब कराची में भी कोई हमने देखा है वहां पे, ये सिंध असेंबली में कोई टफ टाइम देने को तैयार नहीं है, बलूचिस्तान में हमने देखा है वहां कोई अपोजिशन नहीं है। इससे जमहूरियत वीक होगी, इससे पावरफुल नहीं होगी। अब ये सारे लोग आना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं, हर एक को यहाँ पे वजारतें चाहिए, चीजें चाहिए, एमक्यूएम को मिलनी चाहिए। लेकिन अगर एमक्यूएम ये फील करती है कहीं पे आके कि उनकी जरूरत नहीं है, तो एमक्यूएम को इसको अना का मसला या कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला या इसको एक तरह का थ्रेट्स का मसला, या आज जैसे उन्होंने कहा था, अल्ताफ हुसैन साहब ने फरमाया था कि आप हमें आइसोलेशन का शिकार कर रहे हैं, ये चीजें नहीं होने। जमहूरियत में फिर होता है कि आप एक दफा पावर में हैं, कभी नहीं है, उसके बाद आगे लेकर चलना चाहिए। लेकिन इवन देन हैविंग सेड ऑल दिस, कराची की सिचुएशन अगर इससे बेहतर होती, जो मुझे होती लग नहीं रही, हमने 5 साल देखा है पहले कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी रहे हैं, आपकी कराची की सिचुएशन बेहतर नहीं हुई। लेकिन इवन देन अगर थोड़ा सा भी कोई ऐसी अमन अमान कायम हो सकते हैं तो मेरा ख्याल एमक्यूएम को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। बिल्कुल। क्लासा साहब, आपने एमपी और एमएनएस के मुंह को लगे चस्के की बात की, इसी से जुड़ी आपकी खबर है, क्या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस इस बार हुकूमत ने दे रही है, जरा ये हमारे साथ शेयर कीजिए।
असल जो खबर है ये शाजिया वो ये है कि एहतजाज जो किया था जब बजट आया था वो एहतजाज किया था यहाँ पे सरकारी मुलाजमीन ने किया था, अपोजिशन ने किया था, मीडिया ने किया था कि आपने तनख्वाहें नहीं बढ़ाई। अब जो बात सामने जो आज हमने स्टोरी ब्रेक की रोजनामा दुनिया में दी है कि 10% तनख्वाह जो है अरकान असम्बली की भी बढ़ जाएगी। इसके साथ जितनी तनख्वाह यहाँ सरकारी मुलाजमीन की बढ़ी है तो साथ में अरकान असम्बली की तनख्वाहें भी बढ़ गई हैं। एक तो ये खुशखबरी मेरा ख्याल शेयर करता जो अगर ये अरकान असम्बली को खुद नहीं पता तो हम उनको बता देते हैं कि नए बजट के बाद उनकी 10% तनख्वाहें बढ़ गई हैं। एहतजाज किसी और ने किया और चूरी अब ये खाएंगे। एक तो ये चीज़ है और दूसरी जो चीज़ है इनके अलाउंसेस जो है वो 100% बढ़ा दिए गए हैं। पहले 1.5 लाख रुपए मिल रहे थे, अब ये 3 लाख रुपए होंगे। एक ये इनके लिए है। अच्छा। अब जो असल चीज़ आने वाले इस वक्त जो इनको तनख्वाह मिल रही है टोटल, आपको याद होगा इंटरनेट पे कई गलत सही चीज़ें आती रहती हैं। आज हम आपके साथ बिल्कुल एग्जैक्ट शेयर करेंगे कि एक MNA को यहाँ पे फेडरल हुकूमत में क्या कुछ मिलता है। अब जो इनकी सैलरी एग्जिस्टिंग जो इनको मिल रही है उसमें अलाउंसेस भी हैं, सारी चीज़ें वो मिल रहा है इनको 71,326। आप कह सकते 71,000 रुपये इस वक्त सैलरी, 71,326 रुपये पर मंथ एक MNA की तनख्वाह मिल रही है उनको। उनके अलाउंसेस ये समेत मिल रही है। इसमें क्या क्या सैलरी है 27,000 रुपये समथिंग है। इसके बाद अडाक इनका अलाउंस है, इसमें ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस है, टेलीफोन अलाउंस है, इसके बाद अडाक रिलीफ अलाउंस है, अडाक रिलीफ अलाउंस एक है। ये मिला के इनके तकरीबन बनते हैं 71,326 रुपए पर मंथ एक MNA को। अब आते हैं इनके TADA पे आते हैं कि एक MNA को TADA कितना मिलता है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनको सेशन अलाउंसेस क्या मिलते हैं। इनको डेली अलाउंस जो मिलता है 1,000 रुपीज़ पर डे मिलता है इन एडिशन टू सैलरी। ये जहन में रखिएगा। इनको यहाँ पे 1,000 रुपये इनको एडिशन का अलाउंस मिलता है, सेशन का मिलता है डेली। इनको कन्वेंस अलाउंस मिलता है 750 रुपये पर डे मिलता है एक MNA को, पर डे की बात कर रहा हूँ डेली। इसके बाद हाउसिंग अलाउंस है, इनको रोजाना की बुनियाद पे 2,000 रुपये मिलता है और टोटल जो बनता है 3,750 रुपये पर डे मिलता है। वही वाला जो डेली अलाउंस हो गया, इनका हाउसिंग अलाउंस हो। और ये बात ध्यान में रखें, जब सेशन शुरू होने लगता है 3 दिन पहले ये अलाउंसेस मिलते हैं और सेशन खत्म होने के 3 दिन बाद तक ये अलाउंसेस इनको मिलते रहते हैं। इसके बाद आते हैं इसके अलावा क्या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं इनके ट्रैवलिंग अलाउंस पे आते हैं कि एक MNA को या एक सेनेटर को क्या मिलता है। अगर ये बाई एयर आए तो इनको बिजनेस क्लास मिलती है। अगर कराची लाहौर से या क्वेटा से सफ़र कर रहे हो जहाज़ पे, इनको बिजनेस क्लास मिलती है। साल के इनको 20 इन बिजनेस क्लास के इनको टिकट्स मिलते हैं। अगेन ये उनकी सैलरी से और उन पक्ष प्रिविलेज से अलहदा की बात कर रहा हूँ। अगर ये बाई रेल अगर सफ़र करे, अगर आप MNA करे तो इनको AC का मिलता है, इनको किराया मिलता है वहाँ पे AC का अपना वो लें, बर्थ वगैरह लें। और इसके बाद बाई रोड अगर सफ़र करें, अगर आप आ रहे हैं आपको वहाँ पे वो नहीं मिल रहा, जहाज़ नहीं मिल रहा, बाई रोड आएंगे तो इनको 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से पेमेंट होती है। अब जितना सफर करेंगे वो मिलेंगे। इसके अलावा ट्रैवल वाउचर्स मिलते हैं इनको 3 लाख रुपए पर ईयर्स के एक साल में 3 लाख रुपए के इनको वाउचर मिलते हैं। या अगर कैश में लेना चाहते हैं कि वो वाउचर नहीं यूज करना चाहते, 90,000 रुपये मिलते हैं इनको। अच्छा, इसके बाद जैसे मैंने बताया आपको 20 एयर टिकट्स मिलती हैं बिजनेस की और साथ में इनके घर पे फ्री टेलीफोन लगता है, उसका कोई बिल वगैरह नहीं होता, जितना फ़ोन है वो करें। और प्लस इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं और उनकी भी और इनको गवर्नमेंट क्लास 1 ऑफिसर की फैसिलिटीज मिलती हैं। सो टोटल मैंने कहा शेयर कर लूँ, अब जो इनको तनख्वाह मिलेगी, नई तनख्वाह आके 80,000 रुपए के करीब मिलेगी। बाकी जो मैंने चीजें आपको गिनवाई है, डेली अलाउंस है, उसमें ट्रैवलिंग अलाउंस है। MNA MPA बनने के लिए कोई भी खंबे पे भी चढ़ना चाहता है, मुर्गा भी बन जाता है, कोई भी पहुंचना चाहता है। नहीं, बात ये है, ये जो आपने अमाउंट कहा है, अगर हम देखें ना रूलिंग क्लासेस के बाकी हिस्से जो है वो किस तरीके से यहाँ पे माल बन रहा है और कितने 2-2 लाख 3-3 लाख के अलाउंसेज हैं, उन पे झगड़े और नजा भी हो रहे हैं। मैं तो क्लासर साहब ये कहता हूँ कि ये भले ले लें, हमारी जेब से जाता है, हम टैक्स पेयर हैं, लेकिन वहां जो है वहां पे ये ना हो कि पता चले जी कि तकरीबन 750 अरब रुपए की छूट टैक्सों में दे दी पिछली असेंबली ने, जो आवाम के पैसे थे वो दे दी, बिजनेस हाउसेज को दे दी। तो मतलब है वो अगर काम ही ठीक कर लें तो भले इसमें से थोड़ा इजाफा करवा लें हमसे। क्लासा साहब इस पर आपका जवाब लेते हैं, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कैसे अपना सवाल मैं क्लासा साहब ये कह रहा था कि भले ये पैसे चलें थोड़े से और भी दे इनको, जो भी
अगर डिसाइड होता है, मगर इनसे एक दरख्वास्त यह है कि जब बजट बने तो वो कार्टल्स के मफाद की बजाय आम आदमी के मफाद में बने, क्योंकि वोट तो आम आदमी इनको देता है। जब असेंबली में जो है वो FBR बताए कि जी 760 रुपए की छूट टैक्स की दे दी अब हमने बिग बिजनेस हाउसेज को, तो ये अगर काम ठीक कर लें तो पैसे तो और भी ले लें, क्या फर्क पड़ता है खलासा साहब? कैसे बात ठीक है, मैं तो इस बात पे ये एग्री करता हूँ कि पैसे आप लें, आपके पास प्रिविलेज बनते हैं वो भी लें, लेकिन सारे MNAs भी आपके अमीर नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है ना, ये बहुत बड़े रिच लोग हैं कि अपने खर्चे निकाल सके। इसमें मॉडरेट किस्म के MNAs भी आते हैं, उनको सैलरीज मिलनी चाहिए, पक्स प्रिविलेज मिलने चाहिए, ठीक है। बात वहीं पे आती है कि डिलीवर कितना कर रहे हैं आप, कितनी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। बजट में हम तकरीरें सुन रहे हैं, वहाँ पे कोई बंदे मोस्टली हम जो तकरीरें सुन रहे हैं जनरल गुफ्तगू कर रहे हैं, किसी ने बजट डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा नहीं है, आपको टेक्निकल या पूरी एक तैयारी के साथ स्पीच मुझे तो अभी तक सुनने में नहीं है जिन्होंने बैठ के एक बजट को पूरा एनालाइज किया, हमें एजुकेट किया, हमें इन्फॉर्म किया कि ये चीज़ें हैं आज जो बजट में आ रही हैं, तो वो तो अभी तक कोई देखने में नहीं आ रहा। उसमें आपको उसमें डिसइंटरेस्ट उसमें ज़्यादा लग रही है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसके साथ मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ, मैं आज ही एक सुबह स्टोरी देख रहा था कि ये जो हमें बताया गया था कि हमने इसका जो फेडरल हुकूमत के एक्सपेंडिचर हैं जो इसी में आते हैं, अच्छा मैं उसमें अलाउंसेस वाली बात पे भूल गया था कि मजीद नए अलाउंसेस की मद में इन MNAs को 40 करोड़ रुपया इनको अगले माली साल से ज्यादा मिलेंगे। अच्छा। जो अभी मिल रहे हैं पैसे अलाउंसेस की, ये मद में आप जो अलाउंसेस बढ़े हैं इनसे, इनके 40 करोड़ रुपए का एडिशनल आप पे आपके एक्सचेकर पे उस पर बर्डन आएगा। तो इनके जो अखराजात जो हमें कहा गया था हमने कम कर दिए, डार साहब ने कहा था। आज की मैं एक स्टोरी देख रहा था कि जो बताया गया था कि टोटल अखराजात पिछले साल जो थे या माली साल जो अभी खत्म होने वाला है 252 बिलियन रुपीस के थे मिनिस्ट्रीज के, वो 272 बिलियन हो गए हैं। हमें बताया गया था हमने कट किया है। उस स्टोरी में यह बताया गया है बेसिकली कि इन्होंने जो कट किया है वो सब्सिडीज में किया है। अच्छा। इन्होंने जो एक्सपेंडिचर्स है वो इनके बड़े हैं, इनके कम नहीं हुए। जो हमें बताया गया था कि हमने कम किए हैं वो वैसे के वैसे बढ़ गए इनके, बकायदा उसमें 20-30 अरब रुपया इजाफा हुआ है। इन्होंने जो आवाम के लिए सब्सिडी बढ़ा दी है, तो आप अपनी कारकर्दगी भी खुदा के लिए बढ़ा दें, किसी ने ये कहा है इनसे? वो कारकर्दगी का मैंने आपको बता दिया कि अभी तक मैंने कोई ये बजट पे एक तकरीर भी नहीं सुनी जिससे मुझे लगा होगा मैं एजुकेट हो रहा हूँ, मैं इन्फॉर्म हो रहा हूँ और नई नई चीजें सामने आ रही हैं। जब डार साहब को अब किसी मुश्किल में डालने के लिए आपने कोई एफर्ट्स किए हो, नहीं करते। MNAs के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, 2-3 दिन उनके डेस्क के नीचे कौमी असेंबली में पड़े रहते हैं, वो तो उसको उठा के अपने साथ कमरे में लेके नहीं जाते। मैं सबकी नहीं बात कर रहा, बहुत सारे हैं जो लेके जाते हैं, पढ़ते भी हैं, तैयारी भी करते हैं, लेकिन मोस्टली जो है उनके डेस्क के नीचे जो उनको दे दिए जाते वहीं पड़े रहते, उठाते नहीं है। वो एक तरह की रद्दी का पेपर है उनके लिए। अच्छा मैं एक स्टोरी आलमी इदारा मौसमियात है जिसने हमें बताया है कि ये जो हमारा रीजन है और पूरी दुनिया में ही एक क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं, जिसमें पाकिस्तान में एक तो हीट वेव्स जो हैं इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ये हीट वेव जो आई थी मई में और जून तक इसने परसिस्ट किया, फिर एकदम तेज़ बारिश हुई, तो जहाँ बारिशों का ज़्यादा होना, इसी तरह हीट वेव का, तो ये एक तो ये इशू है पाकिस्तान का। दूसरा पाकिस्तान का बड़ा इशू ये है कि मानसून से पहले ये जो हमारा दरियाए सिंध है इसके पानी वाटर साफ हुआ करते थे, और जो रिवराइंस जो छोटे छोटे दरिया हैं सिंध में, वो उनका गंदा, बहुत ही गंदा पानी है, जिसकी वजह से जो एपिडेमिक्स हैं, मलेरिया, ये जो आपका डिहाइड्रेशन है, इवन हेपेटाइटिस के बारे में वो कह रहे हैं कि इसकी वजह से हो रहा है। तो अब ये जो हम तैयार हैं? एक तरफ तो मैं इसको जोड़ता हूं इसके साथ कि ये जो हीट वेव्स आएंगी साथ बिजली नहीं होगी, ये सिर्फ मौसम की खबर नहीं है, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी की खबर है। ये बल्कि इसको आप जोड़ के देख सकते हैं। और फिर ये कि जिस तरह से बिजली को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इसको भी इस खबर के साथ ही जोड़ देना चाहता हूं कि बिजली में जो खराबी है वो ऊपर से है, नीचे से नहीं है। नीचे में से 70-80% लोग तो अपना दे रहे हैं, ये से नीचे से ठीक करने की कोशिश करेंगे हम पैसे इकट्ठे करके तो उनको पूरा कर दे, वो कभी पूरे नहीं हो सकते और उनको वो रीथिंक नहीं कर रहे। अब मैं जो इसमें आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि एक तो मौसमों का प्रेशर आएगा, मौसमों के प्रेशर की वजह से आपको ज्यादा अखराजात करने पड़ेंगे सेहत पे, और उसके बाद आपको बिजली की जरूरत होगी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होगी। तो हम एक कैसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं, और क्या हमारी असम्बली, और जिस तरह मैंने अभी क्लास साहब को कहा था कि भले पक्ष ले लें, इससे दुगने ले लें, मगर ये जो हमें चैलेंजेस हमारे सामने आए हैं इसके लिए हम इनसे बच सकेंगे या नहीं। सही। क्लासा साहब के पास चलते। क्लासा साहब, वक्त कम रह गया, आपकी बड़ी एक अहम स्टोरी आपने शेयर की थी आफ्ताब मेकन साहब की कि 30 अरब रुपए जो है वो शुगर मिल्स को देने का मंसूबा बनाया गया है, क्या माजरा है ये सारा? ये मेरा ख्याल बेहतर तो होगा कि हम अगर आफ्ताब मेकन साहब को लाइन पे ले लें, उनसे स्टोरी सुन लें। बड़ी इंपॉर्टेंट और पब्लिक की इंटरेस्ट की स्टोरी है कि इस साल के लिए सब्सिडीज़ की मद में जो पैसे रखे गए ये उन्हें 30 बिलियन रुपीज़ के करीब शुगर मिल्स के लिए रखे गए, जो उनको पेमेंट की जाएगी कि आपसे हमने
चीनी खरीदनी है और ख़रीद के महंगी चीनी खरीद के यूटिलिटी स्टोर्स पे देंगे, वो आपको आगे सस्ती चीनी बेचें, उसमें जो गैप आएगा ये आपकी एक्चुअल प्राइस में और आपके उसमें सब्सिडी में, वो हुकूमत पाकिस्तान देगी। पीपल्स पार्टी ने पिछली दफ़ा इन शुगर मिल्स वालों को 10 बिलियन रुपीज़ के करीब की उन्होंने वहाँ पर सब्सिडी दी थी, इन्होंने बढ़ा के 30 बिलियन कर दिया। और जहन में रखिएगा कि ये शुगर मिल्स हैं, इसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल हैं, इसमें नवाज लीग के लोग भी शामिल हैं, सब्सिडी दे क्यों रहे हैं? क्या ये खसारे में चल रही है? आप तब मेकन साहब लाइन पे हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। जी मेकन साहब, आवाज आ रही है आपको? जी जी शादिया आ रही है। मेकन साहब, क्या ये इंडस्ट्री खसारे में चल रही है? इसको सब्सिडी किस चक्कर में दे रहे हैं? देखें, ये हर साल पहले नहीं होता था, जब से ये पीपल पार्टी गवर्नमेंट आई है टीसीपी को शुगर के लिए, क्योंकि ये टीसीपी दो ही प्रोक्योरमेंट करती है, एक फर्टिलाइजर जो सऊदी अरब से सऊदी अरेंजमेंट के तहत आती है, और दूसरा फर्टिलाइजर चीनी जो है वो लोकली प्रोक्योर करती है। लोकली प्रोक्योर इसलिए कर रही है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में चीनी की प्राइसेस बहुत कम चली गई है, तो ये जो शुगर मिल्स हैं उनको डायरेक्ट सब्सिडी दे रहे हैं, उनसे प्रोक्योर कर रहे हैं और टीसीपी खरीदती है और ये फिर यूटिलिटी स्टोर के आउटलेट्स पे बेची जाती है। तो पिछले साल जैसे रऊफ साहब बता रहे थे कि 10 अरब रुपए इस गवर्नमेंट ने रखे, लेकिन इस गवर्नमेंट ने बावजूद इसके कि उन्होंने कहा था कि हम जो खसारे में चलने वाले इदारे हैं उनको बंद कर देंगे या उनमें रिफॉर्म्स लाएंगे, इन्होंने इसकी सब्सिडी बढ़ाकर 30 अरब कर दी है। और ये सब्सिडी का जो चैप्टर होता है उसमें नहीं इंक्लूड किया गया, बल्कि पीएसडीपी का जो एलोकेशंस होती हैं उसमें इसको छुपा के रखा गया है ताकि किसी की इसकी नजर ना पड़े। आफ्ताब, ये बताइएगा, ये जो मिल मालकान है इसमें कौन कौन से बिग गन्स इन्वॉल्व हैं? ये टेक्सटाइल ओनर्स हैं या कोई इसमें पॉलिटिकल पार्टीज के भी कोई इसमें बड़े लोग शामिल हैं जिस वजह से इनको 30 बिलियन रुपीस की सब्सिडी दी जा रही है, आवाम की जेब से निकाल के इनको पैसे दिए जा रहे हैं? रऊफ साहब, हैरानकुन बात यह है कि इसमें सब लोग शामिल हैं, इवन के इमरान खान की पार्टी के लोग भी इसमें शुगर मिल मालकान में शामिल हैं। इसमें पीपल पार्टी के बहुत सारे लोग हैं, जिसमें ऐवान सदर की भी मिले हैं, इसी तरह नवाज शरीफ फैमिली की आपको पता है हर किसी को उसकी भी मिले हैं। अच्छा, ये बताएं मेकन साहब, ये बताएं कि ये पीएसडीपी के हेड के नीचे दिखाया जा रहा है बजट में, ये बड़ी अहम बात आपने पॉइंट आउट की है। ये चलाकी की गई है, ये चलाकी की गई है। ये इसलिए कि ताकि किसी को पता ना चले कि ये सब्सिडी है, और ये चूंकि जो सब्सिडी का हेड है उसके लिए भी इस दफा इन्होंने की है। जो आप देखें बजट की डॉक्यूमेंट में सब्सिडी 240 अरब की दी हुई है, लेकिन उसका डिटेल चैप्टर जो है जिसमें 240 की डिटेल है वो ब्लैक जो है वो पेज जो है ब्लैंक है। ये भी इन्होंने इस दफा चालाकी की है कि वो 240 अरब। आफ्ताब, ये बताइएगा, कल एक खबर आ रही थी जो मैंने पढ़ी है कहीं पे, उस पर कमेंट कीजिएगा। एक तरफ तो 30 बिलियन रुपए शुगर मिल्स को दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये था फेडरल एक्साइज ये ड्यूटी बढ़ा के 7 से 14% की जा रही है, जिससे जो आपकी चीनी जो है 10 रुपए किलो मजीद महंगी हो जाएगी। जीएसटी के बाद तो मजीद महंगी होगी। एक तरफ आप उनको ये 30 बिलियन रुपीज दे रहे हैं और दूसरी तरफ 10 रुपए केजी अभी से बढ़ाने का मनसूबा बना रहे हैं। अवाम तो दोनों साइड से लूट रहे हैं, एक तरफ सब्सिडी से भी लूट के और उधर से कीमत बढ़ गई वो भी लूट के। देखें सर, इनको पिछले 3 साल से इनकी वो मजे जो 2008 वाले हैं वो नहीं हो रहे, तो ये इनको गवर्नमेंट ने बार बार कहा कि आप एक्सपोर्ट करें, वो भी नहीं कर रहे क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे हैं और लोकल मार्केट में भी प्राइसेस ऊपर नहीं जा रही, इस वजह से कि इनकी तरफ से कोई ऐसा जो भी काम किए गए कि कभी एक्सपोर्ट के नाम पे कि जी एक्सपोर्ट हो रही है तो लोकल प्राइसेस बढ़ेंगी, वो भी नहीं बढ़ी। तो अब ये इस तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ से आवाम को ही लूटा जा रहा है। बहुत ये सब्सिडी जो है 1500 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो पता चला जी ये बिजली में जो है पिछले 5 सालों में दी, 30 अरब ये दे रहे हैं। अगर इन्हें सब्सिडाइज ही करना है तो रियासत खुद चला ले इनको, मेरे ख्याल में। जी काश साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग, काश साहब आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, इसका टीसीपी से रिलेटेड स्कैंडल है जो रिपोर्ट किया हुआ है, मुझे याद आ रहा है कि एक दफ़ा जब इन्होंने वहाँ पे चीनी मंगवाई थी ये बैरून मुल्क से, उसकी जो पेमेंट थी इन्होंने वहाँ पे एलसी जो खुलवाई थी उस पार्टी ने, उसकी पेमेंट काबुल में की गई थी।
चीनी ब्राजील से मंगवाई गई थी और पेमेंट वहां पे काबुल में कराई गई थी। ये टीसीपी एक बहुत बड़ा एक धंधा बन चुका है पैसे कमाने का, और बड़े बड़े स्कैंडल आते रहे हैं उस पे ये टीसीपी में। अब 30 बिलियन रुपीस ये मजीद उनको दिए जा रहे हैं। सही वक्त कम रह गया। काजी साहब थोड़ी सी उस खबर पर बात कर लें जो रुकने पंजाब असेंबली निगत नासिर शेख ने थप्पड़ मारा बस होस्टेस पर, क्या रवैया है इन लोगों का? साहब ने उसका नोटिस लिया है और उन्होंने ये कहा है जनाब कि इसकी एक दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए, और ये जो बिल्कुल एक ना क्लासर साहब कैसा रवैया ये हमारे असेंबलियों के जो रुकन है, क्यों इस तरह ये करते हैं? एयर होस्टेस को कभी थप्पड़ मार देते हैं, अभी बस होस्टेस पर थप्पड़ मारा, अपना रोब जमाते हैं अपनी कुर्सियों का। बात भी है कि रूल ऑफ लॉ बहुत वीक है यहाँ पे। जब तक कुछ लोगों को सजाएं नहीं मिलेंगी अक्रॉस द बोर्ड ये चीज़ें कम नहीं होगी। एक एरोगेंस रूडनेस हमें नजर आती है, वो वजीरों में भी नजर आती है। बहुत सारे तो ये हमारे दोस्त होते हैं अपोजिशन में, जो ही वहाँ पे मिनिस्टर बनते हैं वो बड़ी मुश्किल से किसी हाथ मिलाते हैं या बात करते हैं। ये रूडनेस आपको अक्रॉस द यहाँ पे पार्टीज भी नजर आती है, एमएनएज एमपीज भी नजर आती है। ये इंडिविजुअल वाकया मेरा ख्याल इसकी मजम्मत होनी चाहिए और शहबाज शरीफ साहब को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, और इनकी अखलाकी तरबियत बहुत जरूरी है। क्लास साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। स्टोरी हमारी चले, हम अब कल पोस्ट बजट डिस्कस करेंगे हम, और वैसे तो चीजें आज अखबारों में आ भी गई। चले इंशाल्लाह प्रोग्राम में जो चीजें रह गई कल इंशाल्लाह जरूर डिस्कस की जाएंगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक आप हमें दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दीजिए। अल्लाह।